संसद में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं की बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किसानों को बंधाया ढांढस। कहा, बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का करेंगे आकलन। आज से उदयपुर में होगी G20 सतत वित्त कार्यसमूह की दूसरी बैठक। 90 से अधिक प्रतिनिधि कार्ययोजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर करेंगी चर्चा। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया संबोधित। कहा, मेक इन इंडिया अभियान को गति प्रदान करने का माध्यम बने तकनीकी शिक्षा। लगातार चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम विभाग ने 23 मार्च से एक नए विक्षोभ के सक्रिय होने की जताई संभावना। नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। अब खबरें विस्तार से। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं की बैठक अपने कक्ष में दोपहर 1 बजे बुलाई है। वहीं राज्यसभा के सभापति ने भी अपने कक्ष में सभी फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई है। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्यवाही नहीं चल सकी। स्पीकर ने विपक्ष से अपील की कि वो सदन में तख्तियां लाना बंद करें और सदन को सामान्य रूप से चलने दें। यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से कहा कि वो अपने चैम्बर में भी विवाद को बातचीत से हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद सदन में शोर शराबा जारी रहा। वहीं राज्यसभा में नियम 267 के तहत सभापति को हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर कार्य स्थगन के 14 नोटिस मिले। उच्च सदन में भी हंगामा जारी रहा। नतीजा ये हुआ कि दोपहर 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिए गए। राहुल गांधी के विदेश में विवादास्पद बयान पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद के भीतर और बाहर भारतीय जनता पार्टी के लगातार निशाने पर हैं। दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के अनुदानों की जो मांगे हैं उन पर भी चर्चा होगी। दूसरी तरफ राज्यसभा में आज अहम कामकाज प्रस्तावित। सदन में आज कई मंत्रालयों के कार्यकरण पर चर्चा होगी, जिसमें वस्त्र मंत्रालय सहित मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा होगी। वहीं सदन के पटल पर कई अहम प्रतिवेदनों को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बारिश और ओलावृष्टि के इस मुश्किल समय में किसानों के साथ खड़ी है। किसानों को फसल खराबे का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि बीते दिनों राज्य में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। इसको लेकर वे चिंतित हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और जल भराव के कारण फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा लेने के लिए 72 घंटे के भीतर संबंधित कंपनी या नजदीकी कृषि अधिकारी को सूचना देना जरूरी है। कृषि मंत्री ने कहा कि फसल खराबे का मुआवजा दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ 90 लाख फसल बीमा धारक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम वितरित किया जा चुका है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से लगातार मौसम में काफी बदलाव चल रहा है और आगे भी मौसम विभाग की चेतावनी है कि मौसम परिवर्तन है, ये 3-4 दिन हो रहेगा।
और अचानक कहीं ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं भारी बारिश हो जाती है, कहीं आंधी चलती है। इसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विभाग को भी आदेश दे रखे हैं, हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको भी उन्होंने आगाह कर रखा है, और जहां जहां भी नुकसान है उसका तुरंत आकलन करवाया जाए और किसान को राहत दिलाने की बात राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद रोज चर्चा करके, रोज अधिकारियों से रिपोर्ट लेके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो किसान का नुकसान प्राकृतिक आपदा से हो रहा है उसका आकलन करके आज जो पकी हुई फसल है जिसपे किसान अपनी गाढ़ी कमाई को देख रहा था, आज वो निराश नहीं हो, उसको संबल मिले, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो आपदा प्रबंधन के जितने नॉर्म्स है उनके तहत किसान को मुआवजा देने की बात राजस्थान की सरकार और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। फसल खराबे को लेकर राजस्थान विधानसभा में विधायकों ने गिरदावरी और मुआवजे को लेकर किसानों की पीड़ा को उठाया। चोबू के भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने गिरदावरी नहीं करने को लेकर आरोप लगाए, तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बूंदी के किसान की मौत को लेकर कहा कि फसल खराबे की वजह से किसान ने सुसाइड किया। इसकी जानकारी नहीं है, ये जांच का एक विषय है। भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं अनेकों बार ओलावृष्टि को लेकर, अतिवृष्टि को लेकर, अरे एक बार शीतलहर की वजह से भी फसलें चौपट हो चुकी है, उसके बावजूद भी लगातार मांग करने के उपरांत भी गिरदावरी नहीं कराई गई, और गिरदावरी कहीं पर अगर हुई है तो वो भी औपचारिकता के नाते तमाम अधिकारियों को इस बात के निर्देश सरकार की ओर से मिले हुए थे कि किसी भी तरीके से 30% से अधिक खराबा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और आज राजस्थान के अंदर सिर्फ गिनी चुनी ग्राम पंचायतें छोड़ दो जिसमें 30% से अधिक खराबा सरकार ने दिखाने का काम किया है ताकि किसानों को मुआवजा नहीं मिले। सरकार सिर्फ औपचारिकता ही करने का काम कर रही है, सरकार सिर्फ किसानों की हमदर्दी दिखाने का काम करती है, लेकिन किसानों के खाते में पैसे डालने का काम नहीं करती। कल भी ओलावृष्टि की वजह से फसलें चौपट हो चुकी है, और खास तौर पे सब्जियां जो हमारे जयपुर जिले के अंदर पैदावार थी वो तो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, जबकि सब्जियों की तो गिरदावरी कराना भी सरकार मुनासिब नहीं समझ रही। सिर्फ जो गेहूं की गिरदावरी कराने के निर्देश इन्होंने दे रखे हैं। यदि फसल खराबे के कारण सुसाइड किया, ये मेरी जानकारी में नहीं है, तो ये जांच का विषय है। किसी भी कीमत पर किसी भी किसान को सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद इस बात को जानते हैं कि राजस्थान में किसान को हर महीने राजस्थान की सरकार की तरफ से अलग से पैसे भेजे जाते हैं। हर महीने 1000 रुपये की सहायता जाती है अलग से। किसान के बिल तो लगभग पूरा फ्री कर दिया गया है, तो किसान को घबराने की जरूरत नहीं। किस कारण से सुसाइड किया, ये जांच का विषय है। अभी ये क्लियर नहीं है कि फसल मुआवजे से उन्होंने सुसाइड किया किसान ने। राजस्थान में नए जिले बनाने को लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये केवल चुनावी घोषणा है, अभी जिलों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, न ही नए जिले को लेकर सरकार की कोई तैयारी नजर आ रही है। वहीं मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि नए जिलों से लोगों तक प्रशासन की नजदीकी बढ़ेगी, योजनाएं तेजी से बढ़ेंगी, वहीं लोगों तक वह पहुंच भी पाएंगी। कांग्रेस बहुत भ्रम में है। इस 19 जिले बनाने से इसको कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि समय रहते इनको ये दाव उल्टा पड़ जाए, क्यों जितने जगह समर्थन नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा जगह विरोध होना शुरू हो गया है, और अगले 3-4 महीने में कोई ये धरातल पर नहीं आने वाली। सत्य तो ये था, राम लोभैया जी को इन्होंने 6 महीने आगे बढ़ाए थे, इस कारण सोच समझ के होता, लेकिन एक चुनावी रणनीति के तहत या चुनावी लाभ उठाने की दृष्टि से इन्होंने घोषणा जरूर की है, लेकिन यह न तो कलेक्ट्रेट ऑफिस बनने हैं, न कोई भवन बनना है, न कोई व्यवहार में लोगों को लाभ मिलना है। यह तो केवल मुंगेरी लाल के हंसने सपने देख रहे हैं। लोगों ने लगभग पिछले 1 साल से ये परसेप्शन बना लिया है कि इनको विदा करना है, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को सुरक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, जो कि 1% भी ये देने में असमर्थ रहे हैं। आज चारों ओर जिस प्रकार से गैंगस्टर्स लड़ाई हो रही है, गोलीकांड हो रहा है, अस्मिता लूटी जा रही है, ये मुद्दे जनता इस लॉलीपॉप से भूलने वाली नहीं है। निश्चित रूप से उससे डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी, सरकार की योजनाएं यथासमय पहुंचेंगी, आदमियों की पहुंच जो है पहले
जहाँ 100-150 किलोमीटर जाना पड़ता था, 50 किलोमीटर जिला बन गया, तो उससे गुड्स डिलीवर करने में आसानी रहेगी। इसलिए जिले जो बने उनका पूरी राजस्थान की जनता ने स्वागत किया। आपने असेंबली का वातावरण नहीं देखा, विपक्ष के लोग भी खड़े होकर के हाथ ताली बजा रहे थे। राजस्थान विधानसभा में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने गुलाब चंद कटारिया का अभिनंदन किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अमीन खान और भाजपा विधायक अनीता भदेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक से सम्मानित किया गया। जहाँ सदस्य बैठते पक्ष विपक्ष के और उसके ऊपर चयन करना कि भाई किस प्रकार से किन मापदंडों के आधार पर हम चयन कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम को उन्होंने निभाया, वो तो बधाई के पात्र हैं। और मैं खुशी है कि जो हम लोग दिल में सम्मान जिनके प्रति है, अनीता जी और हमारे आदरणीय अमीन खान साहब, उनका चयन हुआ। मैं उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अमीन साहब को मैं 1980 से जानता हूँ। पहली बार जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना तब आप विधायक बने थे, तब से जानता हूँ। अनीता जी के बारे में सुनता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। मुझे खुशी होती है। बहुत ही समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 सतत वित्त कार्यसमूह की बैठक आज से उदयपुर में होगी। वहीं 3 दिवसीय बैठक के दौरान G20 सदस्य देशों, भारत द्वारा आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतिनिधि वर्ष 2023 के लिए कार्ययोजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान सतत विकास के लक्ष्यों के लिए वित्त का प्रभावी प्रबंधन जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से राजस्थान के उदयपुर में होगी। 3 दिवसीय इस बैठक के दौरान G20 सदस्य देशों, भारत द्वारा आमंत्रित देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतिनिधि वर्ष 2023 के लिए कार्य योजना वाले और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। G20 सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक में चर्चाओं को आगे बढ़ाने और 3 चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में पिछली बैठकों की प्रमुख बातों, जलवायु वित्त के लिए समय पर और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए तंत्र, सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त का प्रभावी प्रबंध करने और सतत विकास की दिशा में वित्त पोषण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता के निर्माण पर फिर से विचार करने की संभावना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि तकनीकी शिक्षा देश में मेक इन इंडिया अभियान को गति प्रदान करने का प्रभावी माध्यम बने। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कुशल जनशक्ति तैयार करने के साथ तकनीकी शिक्षा में इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आम व्यक्ति के जीवन में कैसे सस्ती और सुलभ तकनीक मिल सके। दीक्षांत समारोह में श्रेष्ठ अकादमिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 2182 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की गई। इससे पहले विश्वविद्यालय के कुलपति अमरीश शरण, विद्यार्थी और प्रोफेसर कृष्ण किशोर अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हमारे विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पे माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया, छात्रावास का शिला पूजन किया गया तथा नवनिर्मित कैंटीन का लोकार्पण किया गया है। 1481 बीटेक की उपाधि दी गई, 16 बीटेक ऑनर की उपाधि दी गई तथा 576 MBA की उपाधि दी गई, 101 MCA की उपाधि दी गई तथा 7 MTech की उपाधि दी गई हैं। तो मुझे अभी गोल्ड मेडल मिला है, जिसके मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में मेरे को फर्स्ट रैंक आया, तो मेरे को गोल्ड मेडल मिला। इट्स ए प्राइड मोमेंट हमारे लिए, हमारे कॉलेज वालों के लिए, यूनिवर्सिटी वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए,
मेरा हो गया बीटेक कंप्लीट। अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा ड्रीम आईएएस बनना है। मेरे को बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिल चुका है। मैं इस पुरस्कार से मैं बहुत खुशी हूँ और मुझे इससे आगे भी बहुत कुछ करने का मन है और मुझे एरोनॉटिक्स में बहुत कुछ पढ़ने का मन है। मुझे मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है। तो इस तरह मुझे बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी मुझे पुरस्कार दे रहा है। मुझे बहुत हैप्पी फील हो रही है। गोल्ड मेडल में नवाजा गया है। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला है। इसका मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने माता पिता और हमारे जो भी JIT जोधपुर के जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को हमेशा गाइड किया, मोटिवेट किया और आज इस मुकाम पर मुझे ला खड़ा किया है। आज मेरे को यहाँ बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला है माइनिंग फील्ड के अंदर और मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासकर यूनिवर्सिटी के साथ सबको और कॉलेज में सभी टीचर्स को जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आज मेरे को इस जगह पे लाके स्टैंड किया मेरे को। सिरोही जिले के रेवदर तहसील के भुटड़ी गांव में किसान के अंतर्गत किसान प्रशिक्षण और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों और महिलाओं को नाबार्ड से जुड़ी योजनाओं तथा खेती से संबंधित जानकारी दी गई। शिविर में पशुपालन और खेती के काम में आने वाले उपकरण भी महिला किसानों को वितरित किए गए। कार्यक्रम में दूरदर्शन समाचार निर्देशक मंजू मीना, नाबार्ड के DDM दिनेश प्रजापत सहित अधिकारी और आसपास के गांव के किसान तथा महिलाएं मौजूद रही। आप लोग आदिवासी हैं, वैसे ही आदिवासी आज यहाँ पे जो नाबार्ड के द्वारा आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंदर महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए रेगुलर स्तर पे हेल्थ कैंप किया जाता है। तो आज यहाँ पे हेल्थ कैंप आयोजित किया गया था, जिसके अंदर चिकित्सा विभाग के द्वारा महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स, उनकी रेगुलर चेकअप किया गया, उनको आयरन से रिलेटेड दवाएं दी गई। इसके अलावा ड्रजरी रिडक्शन के लिए कैसे स्वच्छ मिल्क प्रोडक्शन हो, महिलाओं को कैनीज दी गई और उनको ये भी समझाया गया है कि स्वच्छ मिल्क प्रोडक्शन के लिए कैसे इस कैनीज का प्रयोग करें। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाना है, क्योंकि महिलाएं हमारी अर्थव्यवस्था की आधी धुरी है। हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे देखते हैं और हमारे इंटर में लगभग 27 गाँव आते हैं। उसमें बहुत सारे शिशु और माताओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, जिनको हम बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे जानकारियां हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। हमारे क्षेत्र में जो आंगनवाड़ी वर्कर है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनके बारे में भी हम बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे प्रोग्रामों के बारे में हम उनको जानकारी वगैरह देते हैं। बहुत सारे साधन उपलब्ध करवाते हैं और हर प्रकार की जानकारियां हम उनको देते हैं। आज हमें जो स्वास्थ्य विभाग के बारे में सिर्फ जानकारियाँ दी, बैंक के बारे में जानकारियाँ दी सर ने, और हमें यहाँ पे जो नैपकिन वगैरह महिलाओं को कैसे यूज़ करना है वो भी वितरित किया, और जो दूध कैसे स्वस्थ रखना है इसलिए केटली भी वितरित की सभी महिलाओं को। और ये सब जो वितरित किया है और जो स्वास्थ्य के बारे में बताया, ये नाबार्ड संस्था के द्वारा सभी किया गया है। जो हम भी आज हड़मतिया गांव से आए हैं यहाँ पे, इस जो मीटिंग रखी गई थी उसमें भाग लेने के लिए। इसी के साथ में मैं इस नाबार्ड संस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें भी यहाँ बुला के सब स्वास्थ्य कैसे रहना है उसके बारे में सभी बताया गया। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। नुकसान और कर्ज से परेशान बूंदी के तालेड़ा उपखंड निवासी पृथ्वीराज ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। जानकारी में बताया है कि आपको किसान की 3 बीघा गेहूं की फसल बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई थी। वहीं कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी सहित उपखंड अधिकारी मृतक किसान के घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बताया। घटना की प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच भी की जा रही है। तालेड़ा उपखंड के बाजड़ गांव में किसान के आत्महत्या करने का प्रकरण हुआ था। तो आज पूरा प्रशासनिक टीम जिला कलेक्टर साहब के साथ वहां गए थे और वहां पे जाने के बाद ये सामने आए कि जो संबंधित किसान है उसका जो परिवार है उसको सभी सरकारी लाभ हम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही श्रीमान जिला कलेक्टर की तरफ से उनके परिवार को ढाढ़स बनाने और सांत्वना देने का जो
कार्य किया गया है और जो भी फसल खराबा हुआ है उसकी रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। तत्काल हम सहायता के लिए प्रपोजल राजस्थान सरकार को भिजवा रहे हैं। भारत सरकार के उपक्रम भारतीय तकनीकी और विदेश मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के जोधपुर में अटॉर्नी ऑफ एओजी नेपाल के लिए विधि प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। इस प्रशिक्षण में नेपाल की न्यायपालिका के सदस्य शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में नालसार हैदराबाद के पूर्व वीसी डॉक्टर फैजान मुस्तफा रहे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर IP महसी मौजूद रहे। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में साइबर लॉ, क्रिमिनल लॉ और फॉरेंसिक साइंस पर विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। हमारे बड़े ऐतिहासिक संबंध हैं और भारत की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो नेपाल के लॉयर्स हैं उनके स्किल अपग्रेडेशन में अपना एक्सपर्टाइज उन्हें ट्रांसफ़र करें। और भारत सरकार कई और देशों के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम करती रही है। मुझे याद है अभी 2-3 साल पहले इजिप्ट की जो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस थे उनके लिए भी हमने कार्यक्रम किया था नेशनल जुडिशल एकेडमी भोपाल में। उसके अलावा सार्क देशों के जजेस के लिए प्रोग्राम होते रहे हैं। बांग्लादेश के जजेस भारत में आते रहे हैं। तो क्योंकि हम सार्क के सबसे बड़े देश हैं और सबसे ज़्यादा मजबूत हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराएं हैं, तो हम चाहते हैं कि और देश जो हैं उनकी हम इसमें मदद करें। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न देशों के साथ ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। हमें उम्मीद है इस प्रोग्राम के माध्यम से भारत और नेपाल के बीच मित्रता और नॉलेज एक्सचेंज लगातार बढ़ता रहेगा। 2 हफ्ते के प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फॉरेंसिक साइंस और साइबर लॉ का लेक्चर्स अरेंज किया है। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान में नेत्रदानी परिवारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि नेत्रदान को राज्य स्तरीय मुहिम बनाने के प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में 45 नेत्रदाता परिवारों को सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस महानिदेशक ने कहा कि नेत्रदान कार्यक्रम में पुलिस महकमा भी तत्परता से अपना सहयोग देगा और लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक करेगा। It's a journey of extreme commitment and sincerity. और उस जर्नी में जो लोग साथ कई लोग जो जुड़े थे वो आज नहीं है। कारवां था जिसमें लोग जुड़े और जुड़े, कुछ हटे या किन्हीं वजह से हटे, लेकिन जो 19,000 कॉर्निया जो डोनेट हुए उसमें 12,000 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुए। अपने आप में देवदर्श है कि किस सिंसियरिटी के साथ इस संस्था ने कार्य किया है। I really compliment everyone who's been associated with this cause. आपने जो समाज को एक नई दिशा और ऊर्जा और प्रकाश दिया है, नेत्रदान करने वाले प्रकाश पुंज परिवार जन आप सबको साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। एंड ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू द डोनर फैमिलीज, दे आर गोइंग टू बी द टॉर्च बियरर फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ दिस ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम इन सोसाइटी। आप सबका ये साहसिक प्रयास समाज में नए आयाम व पथ प्रदर्शन के रूप में मार्गदर्शन प्रशस्त करता है तथा मानव जाति को वासुदेव कुटुंब का स्वरूप प्रदान करता है। इसलिए ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स एंड एप्रिशिएशन फॉर डोनर फैमिलीज। भीलवाड़ा जिले के माडल कस्बे में नाहा नृत्य प्रतिवर्ष होली के बाद रंगतेरस की शाम को किया जाता है। नाहा नृत्य माडल कस्बे का प्रमुख त्यौहार बन चुका है। राजस्थान लोक कला केंद्र माडल के अध्यक्ष रमेश बूलिया ने बताया कि पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के बीच पुरुष अपने शरीर पर रुई लपेटकर शेर का स्वांग रचकर ये नृत्य करते हैं। इस नृत्य की परंपरा 400 साल से अधिक अनवरत चली आ रही है।
बांसुरी की धुन और ढोल की धुन। नाहर नृत्य नरसिंह से कहलाया गया है। आदिकाल से मनाए जाने वाला त्योहार है, लेकिन चूंकि इसका प्रदर्शन 1614 ईस्वी में शाहजहां के वक्त में शुरू हो गया। शाहजहां जब मेवाड़ से छोड़कर वापस दिल्ली जा रहे थे तो उस वक्त गाँव वालों ने अपने नरसिंह अवतार का प्रदर्शन करके उनको खुश किया। तब से ये 1614 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है, यानी कि 410वां ये फंक्शन है कस्बे का, सबसे पुराना और ऐतिहासिक फंक्शन है। लगातार चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार को कोटा, हनुमानगढ़, बीकानेर और अजमेर सहित कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार मौजूदा सिस्टम का असर 22 मार्च को कम होगा, जिससे आंधी बारिश की गतिविधियों में भी कमी आएगी। वहीं मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 23 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे जोधपुर, बीकानेर संभाग और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में आंधी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश श्री महावीर जी करौली में 70 mm रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के पर्वतसर नागौर में भी मध्यम दर्जे की बारिश 44 mm रिकॉर्ड की गई है। इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आज पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग की तरफ यदि बात करें तो वहां पे इसका असर धीरे धीरे कम होगा और अगले 24 घंटों बाद इस सिस्टम का असर एक बार फिर से राजस्थान में पूरी तरह से कम होता हुआ दिखेगा। तो अगले 21 और 22 मार्च को कहेंगे तो ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा और आसमान भी खुलेगा। इसके अलावा एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 23 मार्च से सक्रिय होगा। इसके असर से फिर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग और आसपास का जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है शेखावटी और जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाकों में आप देखेंगे तेज आंधी, बारिश, तेज हवाएं और कहीं कहीं ओलावृष्टि का दौर राजस्थान में देखने को मिलेगा। और अंत में एक बार फिर मुख्य समाचार। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक अध्यक्ष ने सभी दलों के नेताओं की बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किसानों को बताया ढांढस, कहा बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का करेंगे आकलन। आज से उदयपुर में होगी G20 सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक। 90 से अधिक प्रतिनिधि कार्य योजना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर करेगी चर्चा। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया संबोधित। कहा मेक इन इंडिया अभियान को गति प्रदान करने का माध्यम बने तकनीकी शिक्षा। लगातार चल रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम विभाग ने 23 मार्च से एक नए विक्षोभ के सक्रिय होने की जताई संभावना। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीडी राजस्थान।